अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम जी बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे शहरी रहमान यानी कि जी हाँ, सेनेटर शहरी रहमान की और इनका नाम जी टाइम्स मैगजीन के 100 इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में आया है और इस पे हम उनको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से किसी फीमेल पॉलिटिशियन का नाम जो है इस तरह से टाइम्स मैगजीन के 100 यानी पूरी दुनिया से उन्होंने तकरीबन 100 लोग निकाले हैं जो इन्फ्लुएंशियल उनको लगते हैं और उसमें जो सेनेटर शहरी रहमान है उनका भी नाम है। बहरहाल हमने उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इसी तरीके से फीमेल्स आगे आती रहें और बेहतर से बेहतर काम हमें देखने को मिले। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे जी और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की ही और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। जी हाँ, आर्मी चीफ का कहना है यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है, आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। बड़ी अच्छी बात है सर, ये आपने कही है, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल जो है लोगों की मर्जी से यानी जो पब्लिक है उसके हिसाब से इस्तेमाल होना चाहिए, उसी की तरह से जो है वो लोगों के हिसाब से ही इलेक्शंस हों या फिर आगे गवर्नमेंट चलाई जाए। लेकिन आप ही के एक बड़े मशहूर डिक्टेटर जो रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, वो तो अपने जमाने में कुछ और ही कहा करते I थे। think the Constitution is just a piece of paper could be thrown in the dustbin. जी हाँ, बिल्कुल। और लग तो यही रहा है कि खैर इस डस्टबिन को इमरान खान साहब ने बड़ा सीरियसली ले लिया और वो सर के ऊपर डस्टबिन लगा के घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि उस डस्टबिन के अंदर जो परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे थे उसके अंदर जी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो खान साहब सर पे लेकर घूम रहे हैं। मगर खैर हम जी बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ और जी आर्मी चीफ ने मुलाकात की एक दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। ये देखिए दोनों बैठ के कितना मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जी ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जी हाँ, और इसी वजह से जो है बहुत से लोग एतराज भी कर रहे हैं कि जी इमरान खान के कहने के बावजूद जो है इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, यहाँ तक कि जी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खान साहब का साथ दे दिया है, फिर भी इलेक्शन नहीं हो पा रहे। और गवर्नमेंट का कहना ये है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ये कौन सी नई बात है। लेकिन जी जजेस का ये भी कहना है यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने फैसला इमरान खान के हक में दिया है और जिनका कहना है कि जी मई के मंथ में जो है वो पंजाब और केपीके के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, उनका ये भी कहना है कि अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है यानी अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, तो वो पैसा स्टेट बैंक से भी लिया जा सकता है। और इसके ऊपर स्टेट बैंक का क्या कहना है वो हम आपको तभी बताएंगे जब स्टेट बैंक कुछ कहेगा। फिलहाल तो स्टेट बैंक कह रहे हैं ऐसा कैसे? मैं कहाँ से पैसे दे दूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि जी माफ़ करो, आगे बढ़ो, हमें तो अभी खुद कहीं से नहीं मिला, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आईएमएफ के पास नाक रगड़-रगड़ के हमारी नाकें छोटी हो गई हैं, लेकिन आईएमएफ वालों के नखरे ही पूरे नहीं हो रहे। और उसके बाद जी सऊदी अरब जो है उधर से भी कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कहा है $2 बिलियन देने का, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। और यूएई ने भी $1 बिलियन का कहा है, लेकिन हाँ, चाइना जो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा बाप है, हमारा पता नहीं क्या-क्या है, उसने जी ज़रूर पाकिस्तान को एक बार फिर चाइना से कुछ फंड जो है वो रिसीव हो चुका है और जिसके ऊपर इसहाक डार साहब बल्ले-बल्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसहाक डार साहब जिनका पहले ये कहना था कि अब पाकिस्तान के लोगों को आईएमएफ के बगैर जीना सीखना होगा, एक बार फिर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी आईएमएफ से लोन मिल जाएगा। लेकिन सर पहले तो आप कह रहे थे कि आईएमएफ के बगैर रहना चाहिए, खैर उससे भी पहले आप ये भी कह रहे थे कि बात तकरीबन हो गई है और जल्द ही आईएमएफ से फंड जो है मिल जाएगा। 1.7 बिलियन कोई बताता है, कोई कहता है जी 2 बिलियन है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जी बिल्कुल, तो वही वाली बात है कि जी कुछ ना कुछ तो मिलेगा और मोगेम्बो के भतीजे कुछ तो लेकर ही आएंगे। तो जी हाँ, इसहाक डार साहब का ये कहना था। उसके बाद ये हुआ कि जी आईएमएफ ने जो है वो अजीब-अजीब हरकतें करी ना जी, अजीब-सी बात है। देखिए क्या हो गया अगर हम
23 टाइम्स पहले जा चुके हैं, एक बार और चले गए तो क्या हो गया, 24 वैसे भी लकी फिगर होता है, मेरा ख्याल है IMF वालों को हमें दे देने चाहिए पैसे। तो अब इसाक साहब का फिर यही कहना है कि जी तकरीबन एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है और बड़ी ही जल्दी IMF से हमें लोन मिल जाएगा। और इसी चक्कर में जो है वो सऊदी अरब के पास भी गए थे और IMF ने, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कहा है कि जी आप पहले सऊदी अरब से ले आइए या फ्रेंडली कंट्रीज हमारी जो हैं, जो जो हमारी बातों में आ जाते हैं और पैसा निकाल देते हैं, उनसे पैसा ले आइए, उसके बाद बात होगी। तो अब जी देखते हैं कि कब तक ये सिलसिला चलता है और आखिरकार कब पैसे मिलेंगे। साथ साथ हम आपको जी इंडिया की तरफ भी ले चलें तो वो तो आप सब लोग जानते ही हैं कि G20 मीटिंग्स जो श्रीनगर में की जाएगी उसके ऊपर पाकिस्तान ने पहले ऑब्जेक्शन कर दिया। लेकिन एक खबर जो सुबह से हमारे यहाँ के टीवी पे धड़ाधड़ 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 चल रही है, और वो है जी ये थापड़ साहब, करण थापड़ साहब का जो वायर मैगजीन भी है और इनका वायर यूट्यूब चैनल इसी नाम से, वहां पर उन्होंने जी इंटरव्यू लिया है फॉर्मर गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं उनका। और मैं नाम भी बता देती हूँ, बता रही हूँ, सबर किया करें जी। सत्यापाल मलिक नाम है इनका, और इन्होंने बात करते हुए बताया कि जी मोदी जी को जो है करप्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये बात इन्होंने कही। और वैसे तो बहुत सारी बातें की थी, मैं तो आधा इंटरव्यू देखने के बाद ही सो गई थी, मुझे घर वालों ने भी उठाया कि टोटो अफ्तारी का टाइम हो गया, तो फिर नोटी में हो अच्छा अच्छा। तो एनीवे मैंने जो आधा पौना इंटरव्यू देखा उसमें मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा कि जी मोदी जी को जो है वो करप्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जाहिर है जब इकोनॉमी को वो नंबर 5 पे या ले गए हैं और 3 पे जाने का सोच रहे हैं, तो फिर जाहिर है करप्शन की तरफ कहाँ ध्यान रहता होगा। मोदी जी तो पूरे टाइम इसी में लगे रहते होंगे कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और साथ साथ जी जो G20 मीटिंग्स है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अपना दिमाग खर्च कर रहे होंगे। लेकिन ये जो मलिक साहब जो हैं उनका ये भी कहना है कि जी जब भी वो नरेंद्र मोदी जी से मिले तो उन्होंने ये देखा कि उनको मोदी जी को कुछ पता होता नहीं था। वो तो खैर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मोदी जी को कुछ पता होता नहीं होता, और कई बार तो आप जानते हैं ना कि ऐसे इधर उधर जाते जाते भटक के पाकिस्तान भी आ चुके हैं वो, और बगैर इनविटेशन के नवाज शरीफ साहब के घर पहुंच गए थे और वहां पर उनकी नवासी की शादी थी तो वहां पे खा पी के निकल गए। मतलब उनको लोगों ने रोका होगा, कहा होगा कि भाई दुश्मन कंट्री है, कहाँ जा रहे हो, क्या पता तुम्हारा प्लेन जो है वो ग्राउंड कर लें, वापस ना करें। लेकिन मोदी जी जो है वो भूल भाल जाते हैं, ज्यादा पता होता उन्हें रहता नहीं, तो उनको ये भी नहीं याद रहा कि यहाँ से मतलब क्या कुछ हो चुका है, या हमारे और इंडिया के टर्म्स किस तरह के, यानी कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स किस तरह के। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उन्हें कुछ पता होता नहीं है। तो वो फिर भटकते भटकते वो पाकिस्तान आ गए थे और फिर यहाँ पे शादी में शिरकत करके खा पी के और फिर वापस रवाना हो गए थे। तो जी बिल्कुल यही गवर्नर साहब ने भी बताया, नहीं जो पहले गवर्नर रह चुके जम्मू कश्मीर का, उनका भी यही कहना है कि मोदी जी को कुछ नॉलेज नहीं रहती, और कुछ जब भी उनसे मुलाकात हुई उनकी नरेंद्र मोदी जी यानी जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, तो उन्होंने यही महसूस किया कि उन्हें कुछ पता वता नहीं होता और ऐसे ही बैठे होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, और जैसे कि मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कभी कभी कि मोदी जी को कुछ पता नहीं है, और ना इतना फ्रेंडली तरीके से वो पाकिस्तान ना आते जब नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी थी। लेकिन बहरहाल आ गए वो, उस वक्त भूल गए जो कुछ भी हुआ था, मुंबई अटैक, पुलवामा, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें जो है ना वो उड़ी उड़ी छिड़ी क्या क्या आप लोगों ने जो है वो नाम रखे हुए। तो बहरहाल ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ साथ जी उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन से वो नफरत नहीं करते, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो करप्शन से नफरत नहीं करते। वैसे तो मैं भी अपना भाषण यहाँ दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हमारे पास कोई इंडियन पैनलिस्ट भी आ जाएं जो जरा थोड़ा सा लाइट डाल सके इन बातों के ऊपर जो गवर्नर साहब ने की है। और इसके अलावा जी गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि जी उनकी जो है जब इंडियन प्रेसिडेंट से उनकी मीटिंग थी, तो वो जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, अभी पहला सिग्नल ही क्रॉस किया था तो कॉल आ गई कि जी मीटिंग कैंसिल हो गई है। उनका ये भी कहना है कि जी जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के ही कोई भी काम करती हैं, और उसके अलावा जो है वो मतलब इनके अंडर है, या ये कह लीजिए कि एक तरह का मोदी जी ही जो है वो पूरा सिस्टम चला रहे हैं। बहरहाल इसी किस्म की और भी बातें उन्होंने की। उन्होंने पुलवामा फेलियर के बारे में भी बात की। उनका कहना है कि जी तकरीबन 300 केजी जो है एक्सप्लोसिव लेकर वो गाड़ी जो है वो घूमती रही 4 दिन के, पता नहीं सॉरी 10 से 12 दिन गाड़ी घूमती रही है, और उसके बाद जो है किसी ने ना रोका, ना किसी ने टोका, ना किसी ने पकड़ धकड़ की, ना कुछ किया। और
ये कहना है गवर्नर साहब का कि जी ये जो सारी कुछ हुआ, यानी इसमें पुलवामा अटैक की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन फोर्सेस जो है या इंटेलिजेंस जो है उसका फेलियर है। ये तो खैर हम भी कहते हैं जी, आपको जो है देखना चाहिए आपके यहाँ कौन आ रहा है और कौन जा रहा है और कौन इस किस्म के अटैक्स कर रहा है। अगर आप उसको नहीं पकड़ पाते टाइम पे, तो जाहिर है कि ये इधर तक तो वो बात ठीक ही कह रहे हैं कि ये आपकी अपनी यानी इंडियन इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, और इसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए कि इस किस्म के हादसे दोबारा ना हो। इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में जो है वो मोदी जी ने उसको पुलवामा अटैक को इस्तेमाल किया इलेक्शंस के लिए। अब ये बात कहाँ तक सही है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि ये सारे पॉइंट्स जो अभी तक मैं देख पाई उनके इंटरव्यू के, वो मैंने आपको बताया। अभी आधा इंटरव्यू रहता है, वो मैं फिर कभी देखूंगी जब मेरी हिम्मत होगी। अभी तो मैं बोर हो गई थी, तो मैंने कहा छोड़ो कुछ और करती हूँ। तो अब ये है कि बाकी इंटरव्यू भी देखूंगी और ऑफ कोर्स उसके पॉइंट्स भी निकाल के मैं आपको बताऊंगी। अब ये कि ये पॉइंट्स कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं और क्या है, ये बताना तो खैर हमारे इंडियन दोस्तों का काम है। और उनमें से एक दो ने तो मुझे लिख के भी भेजे, जब मैंने लिंक भेजा तो उधर से जवाब आया बकवास। तो सॉरी, ऐसा होता है दोस्तों में, दोस्त ऐसा कह देते हैं, लेकिन उन्होंने बकवास मुझे नहीं कहा, उन्होंने बकवास कहा उस इंटरव्यू को। लेकिन खैर वो उनका अपना एक ओपिनियन है। मैं नहीं जानती कि कहाँ तक ये बात सही है और कहाँ तक बकवास है, लेकिन बहरहाल एक दो जगह जहां मैंने भेजा तो मुझे तो फड़क करके ऐसे करके जवाब आया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हो जाता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मगर यहाँ पर मैं मलिक साहब का एक क्लिप भी आपको दिखाना चाहूंगी उसी इंटरव्यू से, जो करण थापड़ को उन्होंने दिया है। और उसमें एक जगह पे वो अपनी ही कही हुई बात से बिल्कुल मुकर गए हैं, एकदम उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि क्या पता कल को वो अपने इस इंटरव्यू से भी मुकर जाएं और कहेंगे जी मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की मोदी जी के बारे में। सुन लेते हैं। आपने कोट किया जी। वो मैंने एक तो अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार रही है या कुछ। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। आपको मैंने कोट किया था कि अमित शाह सेड हाँ, ये मोदी साहब के बारे में वापस सत्यापाल इसकी अकल मार रखी है इसको मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। मतलब आपने गलत कहा है? मैंने गलत कहा। ये आपकी गलती थी। जी ये आपने देखा, वो अपनी बात से मुकर गए। इसी इंटरव्यू में उन्होंने जब अमित शाह जी के बारे में पहले कहीं पे बात की थी, अपना मेरे ख्याल कोई इवेंट था या कोई पॉलिटिकल रैली थी या किसी किस्म के किसी फंक्शन में, तो इस इंटरव्यू में आकर उन्होंने वो बात से वो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी और मैंने गलत कहा था। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बाकी का इंटरव्यू उन्होंने आज दिया है उससे वो कब मुकरते हैं और कब कहते हैं कि जी वो भी उनकी गलती थी और इस बात से इनकार करते हैं। बहरहाल हम चलते हैं आगे और हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे जी पाकिस्तान में एक जैसे डिफरेंट ऐप्स होती हैं ना, सोशल मीडिया ऐप्स भी होती हैं और कई तरह की ऐप्स होती हैं, तो उसमें एक उधार ऐप जो है वो निकली है, यानी कि उससे लोग उधार ले सकते हैं। उस एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद जो है उस एप्लीकेशन पे जाके लोगों को पैसे मिल जाते हैं और बहुत लंबी लंबी रकम नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग वहां से उधार ले रहे हैं। अब उसके ऊपर जी ये रिपोर्ट आई है कि इस किस्म की, मैं खास तौर पे पाकिस्तानियों से बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो दो चार मुझे देख रहे हैं, बाकी तो खैर देखते ही नहीं है, मुंह उधर करके बैठ जाते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि जी वो उधार ऐप जो है वो बहुत नुकसानदेह है, उसके ऊपर जाके आप लोग पैसे मत लीजिए, क्योंकि उस ऐप के जरिए वो एक्सेस मांगते हैं आपके मोबाइल के अंदर, पिक्चर्स पे जाने के लिए, फोटोज तक पहुंचते हैं, बाकी डिटेल्स तक पहुंचते हैं, और उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। अगर उनको ये कहा गया हो कि जी आपने, बहुत से लोगों के ने इंटरव्यूज भी दिए हैं टीवी चैनल्स को, जहां पे वो ये बात कर रहे हैं कि उन्हें एक मंथ का कहा जाता है कि एक मंथ के बाद आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करने हैं, उसके बजाय सिर्फ 3 दिन के अंदर उन लोगों को कॉल्स आ रही हैं, बार बार उन्हें फोन किया जाता है, बार बार उनको तंग किया जाता है, और 3 से 4 दिन के अंदर ही ये फोन कॉल शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो प्लीज इस किस्म की हरकतें मत कीजिए, इस तरह से ऐप के जरिए जाकर उधार मत लीजिए। हम समझ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो हालत है लोगों की, लोग जिस तरह से परेशान हैं और खर्चे पूरे करना मुश्किल हो रहा है। आई डू अंडरस्टैंड के लोगों को मुश्किल होती है, इसी वजह से वो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को मजीद मुश्किलों में ना फंसाएं और इस तरह की जो उधार एप्स पाकिस्तान में चल रही हैं मोबाइल सर्विसेज के जरिए,
उस पे जाकर उधार पैसे मत लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। और जब वो एक्सेस मांगते हैं आपके फोटो एल्बम पे जाने की या बाकी डिटेल्स में जाने की, तो उसको भी डिनाई कर दीजिए प्लीज, और मजीद इस तरह की मुश्किल में ना पड़े। साथ साथ गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस तरह की ऐप्स के ऊपर रोक लगाएं और उन लोगों को अरेस्ट करें जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। खैर, अब क्या करें जी, हमारी तो जैसे कहते हैं ना, नेशनल गेम जो है वो उधार मांगना हो गया है। गवर्नमेंट भी मांगती रहती है, अब पब्लिक ने भी शुरू कर दिया है। मगर अब ये भी है कि जिस तरह से गवर्नमेंट मांगती है और फिर हम एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं कि जी अब किस तरह से वापस करें, यही हाल पब्लिक का भी हो रहा है और पब्लिक भी इसी तरीके से परेशान होना शुरू हो गई है। बहरहाल, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और जी कुछ दिनों से जो है वो बार बार इंडियन चैनल्स पे और कई दूसरे चैनल्स पे भी कई डिटेल्स बताई जा रही हैं, कई लिस्ट दी जा रही होती है पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स की, और जो खास तौर पे जैसे बाजवा साहब हो गए या दूसरे बड़े बड़े जो ओहदों के ऊपर है, चाहे वो अशफाक परवेज कियानी हो या परवेज मुशर्रफ और कई दूसरे लोग जो हैं, यानी जो हाई लेवल पे रहे हैं आर्मी में, उनके एसेट्स के ऊपर बात की जा रही है और उनके बिजनेसेस पे बात की जा रही है। बार बार बताया जा रहा है कि जी इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतना पैसा कैसे हो गया, और आपका हर आर्मी चीफ इतना जो है वो अमीर कैसे होता है, और इसी किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। तो मुझे सिर्फ यही कहना था कि सब गंदा है, परधंधा है ये। तो जी हाँ, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, इसको एडिट कर देना प्लीज। ये देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जी आप लोगों को क्या मतलब, आप लोगों को अगर खाना कमाता नहीं आता आपके फौजियों को, तो आप हमारे फौजियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। बस इतनी सी बात मैंने कहनी थी। बाकी ये कि ठीक है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते रहिए और इसी किस्म की रिपोर्ट्स लगाते रहिए, थोड़ा हमें भी पता लग जाता है, वरना तो हमारी पब्लिक को भी कुछ पता वता नहीं होता। लेकिन चलें, अगर दूसरी कंट्री के लोग जो है पीछे लगकर हमारे लोगों की डिटेल्स निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि जी पहले इतना पैसा था और अब इतना पैसा हो गया है, और सब आर्मी के ही लोग निकल रहे हैं, एजेंसीज के ही लोग निकल रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसका तो मतलब है कि हम मुल्क के अंदर से ही इतना पैसा ला सकते हैं जिससे कि कंट्री को चलाया जा सके। फिर तो आईएमएफ की कोई जरूरत नहीं होगी, उल्टा मुझे लगता है आईएमएफ वाले हमसे पैसा मांगने आ जाएंगे कि जी हमारी कुछ मदद कर दो, हमें ही लोन दे दो। खैर, हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, और ये है जी शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का कहना है कि जी आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान मकबूल लीडर नहीं। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं ताकि रास्ता खुले। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है, उम्मीद है अदलिया जीतेगी। जी हाँ, शेख रशीद साहब का यही मानना है कि अदलिया जीतेगी, यानी कि कोर्ट्स जो है वो जीतेंगी। और शेख रशीद साहब ऐसी बात क्यों ना करें, उसकी वजह भी साफ यही है कि इस वक्त एक बार फिर अदालत जो है वो इमरान खान का साथ देती हुई दिखाई दे रही है, और शेख साहब को यही चीज फायदेमंद लग रही है कि किसी तरीके से इलेक्शंस के लिए चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर दे और इमरान खान साहब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने हुए दिखाई दें। मगर अभी देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए कि स्टेट बैंक की तरफ से अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। कब आएगा और कैसे आएगा, जैसे ही आएगा हम आपको बताते चलेंगे। इमरान खान का कहना है चीफ जस्टिस को बाप कहने पे मुखालफिन की तनकीद अफसोसनाक है। तो सर क्या करें, कभी आप कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, कभी आप कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस जो है कौम का बाप होता है। एक दफा डिसाइड कर लीजिए सर, रोज रोज बाप बदलना अच्छी बात नहीं है। हम अगली न्यूज की तरफ चलें, और जी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में कमी पर गौर शुरू कर दिया है। जरा यानी कि शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनको जितने भी साल यानी 3 साल के लिए लाया जाता है, उस पर बात की जा रही है कि उनकी मुलाजमत जो है उसमें उसके ड्यूरेशन जो है उसको कम किया जाए। जाहिर है सर, ये लोग एकदम सर चढ़ जाते हैं, उसके बाद कोई बात ही नहीं सुनते। बेहतर यही है कि इनको जो है ना बस सर 2 हफ्ते के लिए लाइए, 2 हफ्ते के बाद 2 वीक्स के बाद इनसे कहिए जी टाटा बाय बाय हो जाए। बहरहाल, हम यहाँ से चलते हैं और एक वीडियो और देखते हैं। ये थे जी मुराद सईद साहब, और काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। और खैर ये इनकी पुरानी वीडियो है, और इमरान खान साहब के साथ होते हैं ये, और हमेशा इसी तरीके से हैरान परेशान से ही नजर आया करते हैं। मगर खान साहब का बार बार ये कहना कि जी उनकी जान को खतरा है, इस वजह से वो किसी भी अदालत में हाजिर होने से अपने आप को बचा पाते हैं। ये बहरहाल बात कब तक चलेगी ये तो अदालतें ही बताएंगी, लेकिन फिलहाल
अदालत जो है वो इमरान खान का साथ देती हुई ही नजर आ रही है। आर्मी चीफ का कहना है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है, ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान बल्कि हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ना नया पाकिस्तान होना चाहिए ना पुराना पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, बल्कि हमारा पाकिस्तान पे बात करनी चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब सबसे पहले एजेंसी वाले और आर्मी वाले और एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो थोड़ी सी शर्म दिखाएंगे और करप्शन खत्म करेंगे और खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात करेंगे, तभी सर ऐसा हो पाएगा। वरना तो आप जानते ही हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही ब्लेम करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये यार, ये फिर मुराद सईद साहब भी ना, बस इनको मैं क्या कहूँ, अजीब हैरान परेशान से रहते हैं पूरे टाइम। ईद पर 5 छुट्टियों का ऐलान। जी हाँ, 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जी मुल्क में आम तातील रहेगी, सब स्कूल कॉलेजेस शॉप सब ऑफिस सब कुछ बंद रहेगा। और ईद के बाद देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है एक बार फिर अपनी जंग लड़ती है, ना सिर्फ ये कि महंगाई से, बल्कि इसके अलावा इकोनॉमी की जो हालत है और फॉरेन पॉलिसी तो आप लोग जानते ही हैं कि बल्ले बल्ले हुई हुई है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी तो फिलहाल हमें कहीं खास दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसे तो वो हर वक्त पाकिस्तान से बाहर ही घूमा फिरा करते हैं, मगर इस बार क्या करेंगे वो और किस तरह से वो अपने आप को साबित करेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए उनको ही आसिफ अली जरदारी साहब लाना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं हमेशा से बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में, और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान को टफ टाइम अगर कहीं से मिला तो वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ही मिलेगा, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब थोड़े से कमजोर खिलाड़ी साबित हो रहे हैं, ना तो उनसे कोई चीज यहाँ पे संभाली जा रही है एज अ प्राइम मिनिस्टर, बल्कि वो कई चीजों में हमने कई बार देखा कि वो बार बार भाग भाग के लंदन जाते हैं और वहां जाकर वो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब से, जो कि उनके बड़े भाई हैं और कई बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बल्कि कई बार हटाए भी जा चुके हैं। आते हैं फिर हटा दिया जाता है, फिर आते हैं फिर हटा दिया जाता है प्राइम मिनिस्टरशिप से, यही तमाशे होते रहते हैं। मगर यहाँ पर लोगों को ये सोचना होगा कि अगर आपने मुल्क को चलाना है, सीरियसली चलाना है, और आप यही चाहते हैं कि जी लोग जो हैं वो मुल्क में से भागे नहीं और परेशान ना हो, पाकिस्तान की थोड़ी सी कहीं 2-4 पैसे की सही लेकिन इज्जत हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को मिलकर सोचना होगा कि आखिर कब तक इसी तरीके से करप्शन होती रहेगी और इसी तरीके से मुल्क का नुकसान किया जाता रहेगा। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि सुनने में ये भी आया है कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ जो आजकल बंदयाल साहब, यानी कि अता बंदयाल साहब जो आजकल चीफ जस्टिस हैं, कहीं वॉक कर रहे थे और कई दूसरे जजेस भी उनके साथ वॉक कर रहे थे, आपस में बहस हो गई और बात जो है वो मारपीट तक जाते जाते बची है। और ये बात जो है वहां पे कोई रास्ते पे लकड़ी वकड़ी पड़ी हुई थी, सुना है वो भी उठा लिया था एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन बचत हो गई। जहां पर आपके जजेस का यह हाल होगा, जहां पर आपके स्टैब्लिशमेंट का यह हाल होगा और आपके पॉलिटिशियन का यह हाल होगा, उसके बाद अगर पाकिस्तान जो है वो इस हालात में है, तो मेरा ख्याल है किसी को भी हैरान नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आएंगे और बहुत सारी नई खबरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।